ओके, फिर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बैठे बैठे कि खड़े होके? हाँ, उम्र हो गई है, जरा उठने में 1 सेकेंड लगता है ना, जोर पड़ता है पैरों में। स्कूल में ऐसे ही करते थे? नहीं, ऐसे नहीं करते थे। स्कूल में याद करो कैसे करते थे, कुछ गा के। हाँ, इसका मतलब सबके स्कूल में ऐसे ही करते थे, हमारे टाइम पे भी ऐसे ही करते थे। तो एक बार फिर से वैसे ही जैसे स्कूल में करते थे। कैसे करते थे? हाँ, अब बैठ जाओ। गुड। तो 1 मिनट के लिए फील आया कि हाँ अभी भी बच्चे हैं, वरना तो यही लग रहा था उम्र हो चुकी है। So anyways, many congratulations first of all of you for clearing the most difficult exam. मेरे इस शब्द पे आपको खुद हंसी आई, लेकिन हमें बोलने दो। So for clearing the most difficult exam of India, CS Executive Entrance Test. खुद हंस रहे हैं आप? No, actually not most difficult, but yes, welcome to CS कंपनी सेक्रेटरी कोर्स में आपका वेलकम है। सही मायने में अब आप इस कोर्स में एंटर हुए हैं, इसीलिए आपका जो फर्स्ट लेवल है उसका नाम क्या रख दिया गया है? एंट्रेंस एग्जाम। बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग फॉर सीएस एग्जीक्यूटिव, एक छोटी सी चीज क्लियर हम करेंगे एग्जीक्यूटिव के बारे, एंट्रेंस के बारे में, एंट्रेंस टेस्ट के बारे में, कि कुछ लोगों के बहुत अच्छे मार्क्स आए, कुछ लोगों के ठीक ठीक मार्क्स आए, कुछ लकी लोगों के 100 आए। आई बिलीव दे आर द लकीएस्ट ऑन अर्थ, है ना। 100 इज क्योंकि देखो जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, आपको पता है कि उसमें ग्रेस मार्किंग नहीं हो सकती। ग्रेस मार्किंग समझते हो? दया वाले मार्क्स, वो नहीं हो सकते, वो तो जितना है एग्जैक्ट है। तो वो 100 वाले बड़े लकी होते हैं कि एग्जैक्ट 100 आ गया। बट आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि मेरे मार्क्स कम आए तो हमारा कैलिबर कम है, क्योंकि मेरे हिसाब से एंट्रेंस एग्जाम, विद ड्यू रिगार्ड टू जिनके हाईएस्ट आए, उन्होंने बहुत मेहनत करी, अग्रीड, बट क्योंकि इस एग्जाम में आपको पता होगा सबके क्वेश्चंस अलग आते हैं। 30% 40% कॉमन होते हैं, बट कुछ क्वेश्चंस अलग होते हैं, ठीक है। ओवर एंड अबव इट इज अ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, किसी का चलता है, किसी का नहीं चलता है। और क्योंकि आप इससे गो थ्रू करके आए हैं, तो आप ये रियलाइज कर रहे होंगे कुछ लोगों का बीच में सिस्टम बंद हो जाता है, कुछ लोगों को टेंशन इस बात की होती है वार्निंग तो नहीं आ रही है। कंप्यूटर पे बैठ के एग्जाम देना इज अ टफ थिंग। वहां टफ क्वेश्चंस नहीं थे, वो एनवायरनमेंट बड़ा टफ था। अब रिमोट प्रोक्टर्ड मोड में आपको इतना डराया गया, पहले रोबोट देखता है, आपको लगा होगा अंदर से निकलना है ना, अंदर से निकल के हाथ पकड़ लेगा, क्या कर रहे हो। कुछ लोग बेचारे मुंह भी जरा सा हिलाते हैं तो वार्निंग आ जाती है, ठीक है। तो ऐसे सिनेरियो में 100 भी आ गए, बहुत आ गए, ठीक है। बट क्योंकि क्वेश्चंस अलग होते हैं, ठीक है। और कई बच्चे हमने ऐसा एक्सपीरियंस किया है जब से CSET आया है। एक बार तो एक बच्चा था जो बहुत, मतलब हम लोग को उम्मीद थी इंडिया टॉप होगा, उसका एग्जाम ही नहीं चला, एक अटेम्प्ट डिले हुआ। कुछ बच्चे हैं ऐसे, आई होप आपको ये रियलाइज होगा, जिनका अटेम्प्ट मिस हो जाता है सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो एग्जाम नहीं दे पाए। पहले क्या होता था कि इंस्टीट्यूट, जैसे एक दिन एग्जाम हुआ, उस दिन एग्जाम नहीं चला तो अगला दिन मिला, फिर ऐसे 3 दिन मिलते थे। अब इंस्टीट्यूट सिर्फ 1 दिन और देता है, एक चांस और। अब आप सोच के देखिए, जिस बच्चे ने नवंबर की पूरी प्रिपरेशन करी, पूरी तैयारी करी, सब कुछ लगा लिया, क्लास में टॉपर, सब कुछ टॉपर, मान लीजिए उसका पेपर ही नहीं चला, इसमें उसकी कोई फॉल्ट नहीं है। बट हुआ क्या? हुआ ये कि अब वो नवंबर नहीं दे पाएगा, वो जनवरी देगा। इसका इंपैक्ट क्या होगा आपको पता है? जून में आपका भी एग्जीक्यूटिव है, उनका भी एग्जीक्यूटिव है, आपको टाइम मिल रहा है 6 मंथ्स का, उनको टाइम कब से मिलेगा? फेब, मार्च, अप्रैल, मई, दैट्स इट। और जब आप CS एग्जीक्यूटिव का एग्जाम देंगे ना, तो कोई ये नहीं पूछेगा कि पेपर चला था कि नहीं चला था, जैम था कि नहीं था, मार्कशीट में लिख के थोड़ी आता है। एग्जीक्यूटिव की मार्कशीट इज ईदर पास और फेल, दैट्स इट। तो यू आर लकी नॉट बिकॉज आपके 100 आए कि 150 आए कि 190 आए, यू आर लकी क्योंकि आपका पेपर हो गया। CSET के रिजल्ट में हमें सबसे अच्छे बच्चे वही लगते हैं जिनका पेपर चल गया। हम सबसे पहले यही पूछते हैं, हम ये पूछते ही नहीं पेपर कैसा हुआ, वो तो बाद की बात है। चल गया, सबमिट हो गया। सबमिट होने के बाद भी कई बच्चों का इस बार ऐसा हुआ, बाद में एक इंस्टीट्यूट से लेटर आ जाता है कि भैया आपकी ये वार्निंग इशू हुई है, आपके साथ इसी बार आई थिंक हुआ है, आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ द स्टूडेंट, किसी बच्चे के साथ ऐसी वार्निंग इशू हो गई कि भाई आपके साथ रूम में कोई और भी था। एक बार तो एक बच्चा था, उस बेचारे की कोई गलती नहीं थी, गली से सब्जी वाला निकल रहा था और
रिमोट प्रॉक्टर, हाँ दिस इज अ कॉमन थिंग इन आवर सिटी, है ना, वो आवाज बहुत तेज होती है, तो उसको वार्निंग आ गई somebody else is there in the room, अब वो क्या करे बताओ। सो ये सिस्टम थोड़ा हमें कम समझ आता है क्योंकि कॉमन पैरामीटर नहीं है, सबका पेपर अलग है, कुछ बच्चों की फैसिलिटी नहीं होती है कि भाई हम इतना अच्छा सिस्टम अरेंज कर सके। तो जितने भी आपके मार्क्स आए हैं, ठीक है, उसको साइड में रखिए। नाउ यू हैव एंटर्ड, यहां से अब आपका जर्नी जो है वो स्टार्ट हुई है। और अब सबसे अच्छी बात यह है कि आप इंडिया के मोस्ट प्रोफेशनल कोर्स में एंटर हुए हैं। जब आपने सीएस करने का डिसीजन लिया होगा तो आपके रीजंस कई होंगे, मैथ्स नहीं आती सीए नहीं कर सकते, आई नो, यही रीजंस होते हैं। फ्रेंड कर रहे थे, दीदी ने किया था, एक दूर की दीदी निकल आती कहीं से। अच्छा, पेरेंट्स को भी ये दूर के दिख जाते हैं, है ना, वो वाले मामा जी की बेटी जी ने किया था, तुम भी कर लो। है क्या सीएस पता नहीं। एंट्रेंस में आए, बिजनेस कम्युनिकेशन अच्छा लगा, सुना सुना सा था, इकोनॉमिक्स तो हमारे बाएं हाथ का खेल था, नंबर नहीं आए आपके वो बात अलग है, ना बोर्ड्स में ना इसमें, लेकिन इकोनॉमिक्स बड़ा अच्छा है, ठीक है। लीगल एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, अच्छा लीगल एप्टीट्यूड न्यू था, लॉजिकल रीजनिंग पता नहीं क्या था, हो गया बस, है ना। करंट अफेयर्स की तो बात ना की जाए वो बेहतर है ना। सो किसी तरह कुछ ना कुछ करके एनी हाउ क्लियर कर दिया। बट नाउ एग्जीक्यूटिव, अब जो भी आप पढ़ेंगे दैट इज वेरी वेरी वैल्यूएबल, ठीक है। अच्छा, उसके पहले भी हमने जैसे कॉन्ग्रेचुलेट किया तो आपको खुशी बहुत हुई होगी क्योंकि हम ये देख रहे हैं इधर कुछ दिन से आप लोग स्टार बने फिर रहे हैं, पेपर में फोटो आ गई, स्टेटस धड़ाधड़ लग गए, कुछ बच्चों ने स्टेटस में लगाया हमारी मम्मी इसको फ्रेम कराएंगी। आई डोंट रिमेम्बर बिकॉज मेरा इंटरेक्शन शायद आपसे पहली बार हुआ है, तो आई पर्सनली डोंट नो द नेम, बट बड़ी मजा आ रही है। और एक चीज और, आपके घर वालों ने सबको फोन कर डाला, है ना, हमारी बच्ची का रिजल्ट आया, पेपर में फोटो आ गई, ठीक है। ये याद रखना, जितने लोगों को फोन किया है एग्जीक्यूटिव के रिजल्ट के दिन सब वापस आएंगे। अब क्या हुआ, और जिसको जिसको आपने बताया होगा एक कॉमन आंसर आया होगा, अरे एंट्रेंस तो सबका निकल जाता है, अब निकालो, अब एग्जीक्यूटिव में पूछेंगे, ये कॉमन आंसर आता है। तो ये याद रखना, जहां जहां जितने स्टेटस लगाए हैं, है ना, अभी एग्जीक्यूटिव के रिजल्ट्स की डेट डिसाइडेड होती है, आपको पता है, वहां पे कोई सरप्राइज नहीं होता। 25 जून वालों का 25 अगस्त, और जो दिसंबर अटेम्प्ट होता है 25 फेब, इसी दिन रिजल्ट आता है। तो 25 अगस्त आज शुरू नहीं हुआ है एग्जीक्यूटिव, लेकिन हम आपको एक ऐसी डेट बता रहे हैं 25 अगस्त, जिसको सुन के आपको अभी से डर लग गया। अच्छा, कुछ बच्चे अभी तक सोच रहे क्या होता है 25 अगस्त को, हम बता रहे, आपका जून में एग्जाम होगा एग्जीक्यूटिव का, उसका रिजल्ट आएगा 25 अगस्त, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव के रिजल्ट की। मैम ये तो बड़ी गलत बात है, अभी शुरू भी नहीं हुआ, किताबें खुली नहीं, किताबें खुली छोड़ो, किताबें आई नहीं, आ गई बुक्स आ गई, नहीं आई ना, तो अभी किताबें आई नहीं मैम, रिजल्ट का दिन सोचने को कह रही हैं। बट स्टिल थिंक 25 अगस्त को रिजल्ट देख लेना और फिर डिसाइड करना फोन ऑन रखना है कि ऑफ, है ना, क्योंकि बहुत फोन आते हैं। तो जो स्टार्स आप लोग बने फिर रहे हैं, मेनी मेनी कांग्रेचुलेशन फॉर दैट। बट नाउ अब सीरियसली हम लोग की पढ़ाई स्टार्ट होने वाली है एग्जीक्यूटिव की। सबसे पहली चीज, ये एक स्लाइड हमने डाली है, जर्नी टू बिकम अ कंपनी सेक्रेटरी स्टार्ट्स नाउ। आई एम वेरी श्योर अब तक सबको ये तो पता होगा कंपनी सेक्रेटरी होता कौन है, ये पता है सबको। कुछ लोग डरे डरे घूम रहे हैं, कहीं पूछ ही ना ले, अच्छा पता है तो बताओ, है ना। कौन होता है कंपनी सेक्रेटरी, अच्छा क्या करता है, कैसा दिखता है, इंसान दिखता है, यही है कंपनी सेक्रेटरी, है कि नहीं है। कुछ बच्चे कह रहे देखते हैं, देखो शुरू तो किया है ना, साल 1.5 साल बाद पता चलेगा कि यही है कि निकल गए कहीं और। बट आई एम वेरी श्योर कि जितने भी बच्चे यहाँ बैठे हैं, वन डे, ये लाइन सही है ना, वन डे, हो सकता है 5 साल 10 साल, पर एज लिमिट थोड़ी है ना, एज लिमिट है 10 ना, टाइम लिमिट है। एक समय आएगा जब आप और आपका बच्चा दोनों एग्जाम देने जा रहे हैं। हाँ, आपको पता है एक इंस्टीट्यूट ने, आईसीएसआई ने कोई एज लिमिट नहीं रखी, पता होगा, ये कोई अटेम्प्ट लिमिट नहीं है। तो आप और आपका बच्चा सोचो, आप 40 साल, वो ऐसे ही 15, जितने बड़े आप हैं, आप उससे पूछ रहे हैं तुम्हारा पेपर कैसा हुआ, पूछ रहे पापा आप बताओ इस बार आपका कैसा हुआ। तो
करते रहो, वन फाइन डे यू विल बिकम CS और आपके नाम के आगे वो 2 गोल्डन लेटर्स फाइनली लग जाएंगे। तो कई बार आपने ऐसा पोस्ट देखा होगा, कुछ आपके जान पहचान के लोग होंगे जो CA या CS जब बन जाते हैं तो वो अपना एक पोस्ट डालते हैं, फाइनली आई हैव क्लियर्ड। उस फाइनली में बड़ा दर्द होता है, आपको फील नहीं होता। वो लिखते फाइनली आई हैव क्लियर्ड CS, फाइनली आई एम अ कंपनी सेक्रेटरी। वो फाइनली बड़ा दर्द वाला है, फाइनली आफ्टर 15 years। नो, हम लोग को इतने साल नहीं लगने वाले हैं, ठीक है। हमारा जून टारगेट है। डर लगा कुछ ये देख के? 6 months लेफ्ट, घड़ी आज से शुरू हो गई है, ठीक है। एग्जैक्ट 6 months हैं आपके पास। आई एम काउंटिंग फ्रॉम डिसम्बर ऑब्वियसली, ठीक है। एग्जैक्ट 6 months इसलिए क्योंकि जून अटेम्प्ट जो होता है ना, ये बड़ा क्रूशियल अटेम्प्ट होता है। इस चीज में आप थोड़े कम लकी हैं। इसका मतलब ये नहीं कि छोड़ दो जून वाला। दिसंबर और जून में सबसे बड़ा फर्क क्या होता है आपको पता है? जून अटेम्प्ट के पेपर होते हैं 1 जून से, इसका मतलब जून का महीना आपको नहीं मिलता है। दिसंबर के पेपर होते हैं 21 दिसंबर से। 20 days you get in December. This is a plus point. सेकेंड माइनस ऑफ जून, हम बिल्कुल नहीं डरा रहे, सिर्फ बता रहे। सेकेंड माइनस होता है जून का योर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स, BCom BBA जो भी है वो इसी इधर ही मार्च अप्रैल के आसपास पड़ेगा। तो ये 2 बहुत बड़े हडल्स होते हैं जो आपके सामने आएंगे, ठीक है। अदरवाइज एवरीथिंग इज गुड। तो जून का एग्जाम 1 जून से होता है, तो अगर आप 1 दिसंबर से काउंट करो तो एग्जैक्ट 6 months आपके हाथ में है। एंड ये 6 months बिल्कुल भी कम नहीं है। अगर आपको लग रहा है कैसे होगा क्या होगा, अच्छा इस टाइम आप लोग चर्चाएं बहुत कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म तो भर रहे हैं, साथ साथ आपके जितने भी जान पहचान के लोग हैं सबसे बड़ा डिस्कस कर रहे हैं, बोथ ग्रुप किया जाए, सिंगल ग्रुप किया जाए, कैसे किया जाए। अभी आपको ना सिंगल ग्रुप का मतलब पता है, ना बोथ का मतलब पता है, आपको सब्जेक्ट के नाम भी नहीं पता है, लेकिन आप डिस्कस क्या कर रहे हैं, बोथ किया जाए कि सिंगल किया जाए। कर तो हम लेंगे, बाएं हाथ का खेल है। मतलब यू आर डिस्कसिंग। आई नेवर अंडरस्टैंड दिस थिंग कि आप ये जिस चीज के बारे में आपको पता नहीं है, आप ये कैसे डिसाइड कर सकते हो कि हमें 8 पेपर देने कि 4 पेपर देने। इसका डिसीजन आपको खुद लेना है। हमारी कैपेबिलिटी क्या है, हम 4 दे पा रहे हैं कि 8 दे पा रहे हैं। तो आई हैव केप्ट दैट इन माय स्लाइड, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये डिस्कशन छोड़ दीजिए, क्योंकि आप जिससे भी पूछोगे ना, जिसका जो क्लियर होगा वो वही बताएगा। जिसका बोथ ग्रुप निकला, आपने हमसे पूछा मेरा फॉर एग्जाम्पल बोथ ग्रुप क्लियर हो चुका है, तो हम आपसे ये कहेंगे अरे बोथ तो निकल जाता है आराम से। और अगर सोचो मेरा बोथ ग्रुप नहीं निकला है, क्या कोई इंसान ऐसा होगा जो ये बोलेगा मेरा तो नहीं निकला, तुम्हारा जरूर निकलेगा? नो, ऑब्वियसली नॉट। किसी का नहीं निकलता, होता ही नहीं है, पागल हो गए हो। हाँ हाँ। और अगर आई डोंट नो, कुछ बच्चे हैं क्या जो बोथ का सोच रहे? अब डर के मारे हाथ नहीं उठा रहे। अरे बड़ी अच्छी बात है, बोथ तो देना, इंस्टीट्यूट ने एलिजिबल किया है भाई आपको। आप जो बच्चे बोथ दे रहे हैं उनके लिए तो मेरी तरफ से इट्स अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज बोथ ही देना चाहिए। इंस्टीट्यूट कहता है बोथ दो, ये तो दुनिया है। और जो बच्चे बोथ दे रहे हैं, हम आपको बता दें, जिस दिन आज से लेके जब आप एग्जामिनेशन हॉल में कदम रखोगे तब तक ये दुनिया आपको जीने नहीं देगी। बोथ दे रहे हो, पागल हो गए हो। मतलब लिटरली ऐसा प्रेशर क्रिएट, उनको डर पता है क्या होता है? उनको डर ये होता है कहीं इसका बोथ ना निकल जाए। बोथ निकलने का मतलब समझते हो? नेक्स्ट ईयर यू आर इन प्रोफेशनल्स एंड नेक्स्ट ईयर यू आर अ कंपनी सेक्रेटरी। तो जो सिंगल दे रहा है वो अंदर से डरा हुआ है, स्पेशली अगर 2 बेस्ट फ्रेंड्स हो, दरार पड़ जाती। हाँ, अच्छी अच्छी दोस्तियां देखी हैं हमने। तुम बोथ दे रही हो ही नहीं सकता, कोई नहीं देता है, आज तक किसी का नहीं हुआ। बच्चे ने किसी की नहीं सुनी, वो फिर भी अपना एकदम स्ट्रॉन्ग बन के नहीं एग्जाम हॉल में कदम रखने जा रहा है। अभी भी बोथ दोगे? मतलब छोड़ दो भाई उसे, अभी भी बोथ दोगे? वो सोचता है हम पाप कर रहे हैं, कुछ गलत कर, हमसे कुछ गलती हो गई। इस प्रेशर में इंसान फेल हो जाता है। इस वजह से नहीं फेल होता कि पढ़ाई नहीं हो सकती। आप खुद सोच के देखो, अगर पॉसिबल ना होता तो इंस्टीट्यूट ने रखा ना होता, और आज तक किसी ने किया ना होता। कितने बच्चे ऐसे बोथ ग्रुप एक बार में क्लियर हो जाते हैं 2-3 साल में। BCom क्लियर होने के पहले दे आर अ कंपनी सेक्रेटरी, इतने बच्चे हैं। मतलब आई हैव सीन कंपनी सेक्रेटरी पहले बन गए, अब BCom 3rd ईयर का पेपर देने जा रहे हैं। दैट्स अ रियलिटी। तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। तो बोथ ग्रुप सिंगल ग्रुप बात की बात है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नॉलेज। आज अगर हम आपसे पूछें कि आप एग्जीक्यूटिव क्यों पढ़ रहे हो,
एक बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन, एग्जीक्यूटिव क्यों पढ़ रहे हो? तो पहला जवाब ये आएगा, अरे CSET क्लियर हुआ है इसलिए पढ़ रहे हैं। दूसरा आएगा, अरे पेपर है हमारे जून में इसलिए। देयर विल बी नो वन जो ये कहेगा क्योंकि हमें अब CS की नॉलेज चाहिए। नॉलेज इज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप किसी भी चीज का कोर्स कर रहे हो, जो डॉक्टर्स होते हैं वो कौन सा कोर्स करते हैं? MBBS, ठीक है। आपको डर लगता था इसीलिए आप साइंस में गए नहीं कभी हैं, आपने कहा दूर से निकल लो। MBBS में जो पढ़ाई करते हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि उसका फाइनल एग्जाम होना है, या इसलिए करते हैं कि नॉलेज आए? नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आज के सिनेरियो में सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव रह गया, हमको एग्जाम पास करना है। ऑब्जेक्टिव क्या? हमें एग्जाम पास करना है, 100 में से 40 लाने। ये पता है आपको पासिंग क्राइटेरिया? CSET भूल जाओ, वो दिन गए कि अंधी लगा ली, अंधी लगा के, तो है ना, ये सच्चाई आप जानते हैं, आपका दिल जानता है, करंट अफेयर्स में स्पेशली। बट एनीवेज यहाँ कोई अंधी बंदी कुछ नहीं चलने वाली है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड बिलीव मी, जो कंटेंट है ना, वो कंटेंट इतना अच्छा है, अभी हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। यू शुड बी एक्साइटेड अबाउट द कोर्स कंटेंट। भूल जाओ कि हमें एग्जाम देना है। देखो सिस्टम क्या होता है, आपको एक कोर्स पढ़ाया जा रहा है, उस कोर्स की नॉलेज दी जाएगी, स्पेशली लॉ। आप अब जिस फील्ड में बैठे हैं, आपको लॉ का एक्सपर्ट बनना है, आपको लॉ की नॉलेज दी जाएगी, और जितना आपने 6 महीने में पढ़ा है उसको टेस्ट करने के लिए एक एग्जाम होगा। हम लोग क्या सोचते हैं, एग्जाम है इसलिए पढ़ाई कर रहे हैं। नो, हमने पढ़ा है, इसका एग्जाम है। सो फर्स्ट थिंग इज टू डेवलप योर इंटरेस्ट। लॉ में इंटरेस्ट है सबको? कितने लोगों को लॉ में इंटरेस्ट है? आप सोच रहे हैं इंटरेस्ट तो था, लेकिन नंबर देख के अब थोड़ा डाउट हो गया है। इंटरेस्ट तो स्टार्टिंग में बहुत था, जब लीगल एप्टीट्यूड के नंबर देखे तो लगा क्या इंटरेस्ट नहीं था मेरा। देखो आपका लॉ में इंटरेस्ट, अच्छा 2-3 बच्चों ने हाथ उठाया बाय सरप्राइज, बट आई वुड लाइक टू से आपका इंटरेस्ट हो या ना हो, इंटरेस्ट लाना पड़ेगा, क्योंकि आप जिस कोर्स में आ गए, जिस समुद्र में आप कूद गए हैं, वहां पे लॉ ही लॉ है, ठीक है। टोटल कितने सब्जेक्ट्स हैं एग्जीक्यूटिव में? थैंक गॉड, सही बताया, 8 सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें से 2 राधा प्रैक्टिकल हैं, बाकी सब प्रैक्टिकल इन द सेंस अकाउंट्स एंड वो है FM, बट देन ऑल अदर 6 सब्जेक्ट्स आर लॉ। अब आप सोच रहे होंगे टैक्स भी तो प्रैक्टिकल है, बट टैक्स इज ऑल्सो लॉ। टैक्स इज ऑल्सो इनकम टैक्स एक्ट, टैक्स भी लॉ है। तो बस लॉ ही लॉ है अब आपके जीवन में, ठीक है। तो अब आप जहां पर एंटर कर गए हैं, दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फील्ड, लॉ की फील्ड है, बहुत अच्छी फील्ड है। और फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारा होगा टू गैदर नॉलेज। हम नॉलेज लेंगे तो एग्जाम अपने आप अच्छा होगा। हम अगर ये सोचेंगे कि बस 100 में से 40 लाने हैं, तो ये गलत हो जाएगा। सबसे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है, हम जो भी नई चीज पढ़ेंगे हमें इसमें इंटरेस्ट होगा, हम उसके बारे में जानेंगे, हम उसके बारे में सोचेंगे, और तब हम आगे एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे। कुछ पेपर्स होते हैं, न्यूज़पेपर आपने देखे ऑरेंज कलर के? नहीं मैम, हमारा जागरण तो व्हाइट आता है। बिजनेस स्टैंडर्ड, इकोनॉमिक टाइम्स, अरे बाप रे, नाम नहीं सुना? अच्छा, ये फोन वाला जमाना है, हम लोग तो पेपर भी फोन में ही पढ़ते हैं। 2 न्यूज़पेपर आते हैं। देखिए अब आपकी जो फील्ड है, इट इज ऑल अबाउट लॉ, इट इज ऑल अबाउट द बिजनेस, ठीक है। ये 2 न्यूज़पेपर आते हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड, इकोनॉमिक टाइम्स, थोड़े महंगे आते हैं। तो यू हैव टू डेवलप अ हैबिट कि आपको इसको पढ़ना है। कुछ नहीं करना, हफ्ते में 1 पेपर ले लो। अब कहेंगे ये कैसी बात हुई, पेपर तो रोज पढ़ा जाता है। बेटा आप हफ्ते में 1 पढ़ लो, वही बहुत है, क्योंकि वो 1 पेपर पढ़ने में आपको 1 हफ्ता लग जाएगा। क्या मैम नोट्स बनाने? नहीं, 1 पन्ना ही पढ़ लो, बट जो भी कंटेंट आप पढ़ोगे ना, वो सब उससे रिलेटेड होगा। इसलिए ये छोटी छोटी चीजें अब आपको डेवलप करनी है, और अब आपको अपने आप में ये फील करना है और दूसरों को ये फील कराना है कि आप एक बहुत रेप्यूटेड कोर्स पढ़ रहे हो। अब जब आप घर से यहाँ पर आएंगे क्लासेस पढ़ने के लिए, तो आप बोल के आएंगे टैक्सेशन की क्लास अटेंड करने जा रहे हैं। वजन बढ़ा ना, टैक्स पढ़ने। घर वालों को लगेगा अरे डिस्टर्ब ना करो, टैक्स पढ़ने। हाँ, जब ऐसी कोई फैमिली गैदरिंग हो, रिश्तेदार बैठे हो, वहां देख के जरूर बोलना वो टैक्सेशन में मैंने ये पढ़ा था, आगे कुछ नहीं आता, एक शब्द नहीं आता। वो दूसरे कहेंगे अरे बड़ी पढ़ाई कर रहा है। और अगर ज्यादा किसी को डराना हो, 6 मंथ्स वाला तो समझ ही आ गया, तो इस सब्जेक्ट का पूरा नाम बोल देना, पहला वाला,
4 रिश्तेदार खड़े हैं, ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉ इज माय सब्जेक्ट, वो कुछ नहीं पूछेंगे आपसे, वो हाथ जोड़ लेंगे, वो कहेंगे जो कोर्स कर रहे हो बहुत अच्छा कोर्स। हाँ, ये बड़े बड़े शब्द बोल दिया करो, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस एंड क्लोजर, इसके आगे आपको भी कुछ नहीं आता, बट आई एम वेरी श्योर वो भी पूछेंगे नहीं, कुछ बहुत भयानक पढ़ाई हो रही है, कुछ बहुत बड़ा। टैक्स की क्लास है आज मेरी, टैक्सेशन पर, जीएसटी पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज योर फर्स्ट सब्जेक्ट। थोड़ा सा इन सब्जेक्ट्स कंटेंट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आपको पता है कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं? हाँ, और क्या, सामने दिखा दिया। आप क्या पूछ रहे हैं? तो पहला जो सब्जेक्ट है, इस शब्द को बोलने में आपको लगेगा 1 हफ्ता। बोल के दिखाओ, क्या बात है। हाँ, ज्यूरिस्प्रूडेंस बोल, पता आपको कुछ भी नहीं है इसमें है क्या। अब सोचो आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता और आप क्या जिंदगी के फैसले में लगे हैं, बोथ ग्रुप दे कि सिंगल। हंसी आई ना, खुद पे हंसी आई। सब्जेक्ट का नाम पहली बार पढ़ रहे हैं एंड आई एम वेरी श्योर 1 सेकंड पहले जो मैं आपसे कहा पढ़ो तो सबने इसको देख के पढ़ा, ज्यूरिस्प्रूडेंस। लेकिन डिसीजन आपको ये लेना है कि बोथ करें कि सिंगल करें। एनीवेज, तो ज्यूरिस्प्रूडेंस ये वर्ड आपको याद रखना पड़ेगा, ये आपके सब्जेक्ट का नाम है। इसके अंदर की कंटेंट तो अभी मैं डिस्कस नहीं करे, तो अगर आपको इस शब्द में डिफिकल्टी हो रही हो तो आज जब आप यहां से जाएं तो ये बोलते हुए जाएं, ज्यूरिस्प्रूडेंस बोलते हुए जाना। तो वो टेम्पो में जाओगे ना तो वो लोग आपसे कुछ किराया नहीं मांगेंगे, कुछ भयानक हो रहा है यहाँ, वो बहुत बड़ी चीज कुछ कर रहा है बच्चा, है ना। ओके, ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉ, दिस इज योर फर्स्ट लॉ सब्जेक्ट। और बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें इसमें पढ़ेंगे हम लोग। एक बात बताइए कि आपने कभी ऐसा सुना है दफा 302 के तहत, आगे दफा 302 के तहत फांसी की सजा सुनाई जाती है? सुना है? कहां, कोर्ट कचहरी जाते हो? मर्डर केस कर रखे हैं? टीवी पे सुना है। कुछ बच्चे कह रहे हैं हमारा रोज का है, केस लगता है कोर्ट में, जज रोज। तो कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस दफा 302? सेक्शन, वेरी गुड, सेक्शन पता है। और ये काहे का सेक्शन है? आईपीसी, एब्सोल्युटली, इंडियन पीनल कोड। हमारे देश में जितने भी जुर्म हैं और उनकी सजाएं हैं वो सब एक एक्ट में हैं जिसको कहा जाता है आईपीसी। आई एम वेरी श्योर एक्ट, सेक्शन, ये सब पता है आपको, ठीक है। आईपीसी का सेक्शन 302, दफा कहते हैं उर्दू में, धारा कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में सेक्शन। यानी कि सेक्शन 302 ऑफ इंडियन पीनल कोड का ये कहता है कि अगर आपने मर्डर किया है तो यू विल बी पनिश्ड टू डेथ। और आपको जान के खुशी होगी कि आईपीसी आपके कोर्स में है। ये सुन के बच्चों को बड़ी मजा आती, क्राइम आइम इतना करा लो। क्राइम जब ज्यूरिस्प्रूडेंस मतलब सब्जेक्ट होता था ना, यूज्ड टू टीच, तो बच्चे सबसे पहले आईपीसी पढ़ा दीजिए। उनको जानना होता था अगर हम खून कर दें। कई बार हमको डर ये लगता था कहीं हमारे लिए तो नहीं सोच रहे। जब देखो पढ़ाती रहती हैं, आफत कर दी है। अगर मैम खून कर दें जैसे हम, तो क्या सजा होगी? सो आईपीसी, इसके अलावा एक चैप्टर है इसके अंदर, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जिसको हम लोग प्यार से सीआरपीसी कहते हैं। अरेस्ट कैसे किया जाता है, खुशी देखो, अब भूल गए सिंगल ग्रुप बोथ ग्रुप। अरेस्ट कैसे किया जाता है, किन सर्कमस्टांसेस में होता है, ये सब इसके अंदर पढ़ाया जाएगा। दिस इज अनदर चैप्टर। अपार्ट फ्रॉम दैट एक बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है आप लोगों की दुनिया का, साइबर क्राइम। सुना है? क्या होता है साइबर क्राइम? क्राइम थ्रू ऑनलाइन, राइट। एक एक्ट है इसके अंदर आपका, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, वो भी पढ़ेंगे इसके अंदर। अब आप सोच रहे हैं बस सीआईडी देखना आज से शुरू, है ना? एक्चुअली सीआईडी देखना शुरू, रीजन बीइंग एक चैप्टर है इसके अंदर बड़ा इंटरेस्टिंग, इंडियन एविडेंस एक्ट, सबूत एंड गवाह। इंटरेस्टिंग लग रहा है? नॉलेज सोच के पढ़ोगे तो मजा आएगा। इसके बाद एग्जाम होगा, देख लेंगे। नहीं समझ में आया, एग्जामिनर खून की पनिशमेंट पता है हमको, पूरा पेपर करेंगे, आखिरी में लिख देंगे चुपचाप मार्क्स दे दो, नहीं तो दफा 302। हम तैयार हैं, है ना? सो दिस इज ऑल वेरी इंटरेस्टिंग। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, आपने लीगल एप्टीट्यूड में पढ़ा है, हमारा संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपका एक बड़ा इंपॉर्टेंट एडवांटेज है, रीजन बीइंग आपने इसको ऑलरेडी पढ़ा हुआ है सीएसईटी में और सेम इसमें रिपीटेड है। तो अगर आपने उसमें अच्छे से पढ़ा था तो इसमें डेफिनेटली आपको वो बेनिफिट हो जाएगा। अगेन लॉ ऑफ टॉर्ट्स,
टॉर्च भी पढ़ा है आपने, वो भी इसमें रिपीटेड है। तो 2 चैप्टर्स ऐसे हैं जो ऑब्वियसली पूरे पूरे रिपीटेड हैं, तो 2 चैप्टर में आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी। ज्यूरिस्प्रूडेंस सब्जेक्ट की बात करें, सब्जेक्टिव, अब भूल जाओ कि कंप्यूटर पे पेपर होगा, भूल जाइए कि वो अक्को बक्को करके लगा दिया, ऐसे करते ना कुछ करके आप कुछ मंत्र अंत्र पढ़ के एक लगा दिया। कुछ बच्चे कहते हैं काम करते सब में ए लगा देते हैं, बाय डिफॉल्ट कुछ ना कुछ तो नंबर आ ही जाएंगे। अब कुछ नहीं, लिखने वाले पेपर्स हैं। नाउ दिस इज अ वेरी बिग डिफिकल्टी। पता है क्यों? क्योंकि आखिरी बार आपने अपने बोर्ड एग्जाम में लिखा था, अब आपकी आदत छूट गई है, अब वो टिक लगाने की आदत रह गई है, या वो कंप्यूटर पे और उस पे प्रेस करने की। नाउ यू हैव टू राइट द आंसर्स, एंड दैट टू नॉट नॉर्मल आंसर्स, दीज आर लॉ आंसर्स। तो गेम डिफिकल्ट तो है, लेकिन मजा आएगा खेलने में, है ना? लॉ के आंसर्स लिखने हैं, सब्जेक्टिव पेपर है, 100 मार्क्स का है, सेंटर पड़ता है। कहां पड़ता है पता है आपको? केवीएम, स्वरूप नगर में एक कॉलेज है, कानपुर विद्या मंदिर, वहां पर सेंटर पड़ता है, वहां जाना पड़ेगा, 3 घंटे का पेपर होगा, पेपर लिखना पड़ेगा। जेआईजीएल की अगर हम बात करते हैं तो कुछ 8-10 चैप्टर्स होंगे, फुल थ्योरी, डायरेक्ट पेपर। डायरेक्ट पेपर का मतलब कोई इसमें प्रैक्टिकल नहीं है, कुछ इसमें केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, अभी हम बताएंगे क्या होते हैं। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस कम होते हैं, डायरेक्ट पेपर आता है, ठीक है। सेकेंड वाले पेपर की बात करें तो कंपनी लॉ, इसकी भी थोड़ी थोड़ी जानकारी है आपको। ये आपका एक्सपर्ट पेपर होना चाहिए, क्योंकि आप इसी के ही एक्सपर्ट बनने वाले हो, राइट। कंपनी सेक्रेटरी का मतलब ही क्या है? एक्सपर्ट ऑफ कंपनी लॉ। तो बी वेरी श्योर। और डराते देखो हम कभी है ही नहीं, बस 1000 पन्ने की किताब है, बस छोटी सी, 1000 पेजेस ओनली, 1000-1200 कुछ पन्ने होंगे, हर पन्ना इंपॉर्टेंट, बस हर पैराग्राफ इंपॉर्टेंट, कुछ भी नहीं छोड़ना, बस इतना पढ़ना है। दैट इज ऑल योर कंपनी लॉ। कंपनी लॉ को बहुत अच्छे से करना, बिकॉज ये ध्यान रखिएगा, ये जो आप पढ़ रहे हो 100 में से 40 की बात नहीं है। जब आप कंपनी सेक्रेटरी बन जाओगे तो क्लाइंट आएगा। अब क्लाइंट आया, क्लाइंट ने आपसे पूछा भैया ये सेक्शन है, कैसे क्या करना है, आप कहेंगे नहीं हमें तो वो ज्यूरिस पेपर अच्छा लगता था, कंपनी लॉ नहीं आता। तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि अब आप जो भी सीख रहे हो आपको अपनी आगे आने वाली लाइफ में उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कराना है। आपके पास अगर क्लाइंट आता है और क्लाइंट आके कहता है कि भाई हमको ये प्रॉब्लम है, या हमको ये चीज है, हमारी कंपनी में ये इशू अराइज हो रहा है, तो आपको उसको आंसर देना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते अरे रुको रिवाइज करके आते हैं घर से। सो कंपनी लॉ इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसमें भी याद नहीं करना, लॉ कैन नेवर बी लर्न, लॉ को याद नहीं किया जा सकता, लॉ को सिर्फ समझा जा सकता है। अंडरस्टैंड एंड राइट इन योर ओन लैंग्वेज। आपको कई बार, जैसे हमने बोला 1200 पन्ने की किताब है, आपने सोचा अच्छा 1200 रटने पड़ेंगे, ये रटना वर्ड जो है ना ये निकाल दीजिए अपनी लाइफ से, ये भी याद करना पड़ेगा। याद नहीं करना, अंडरस्टैंड करना है, प्रोविजन क्या है, एप्लीकेबल कैसे होगा। सो कंपनी लॉ बल्कि भी है, बहुत सारे चैप्टर हैं, कंटेंट बहुत है। अब एक चीज क्या करते हैं बच्चे, कंपनी लॉ पे पूरी ताकत लगा देते हैं, ठीक है, कि हम बहुत अच्छे से कर लेंगे, बहुत अच्छे से कर लेंगे। मतलब दिस इज द स्ट्रेटेजी विच आई एम गोइंग टू टेल यू, अभी आगे बताएंगे, अभी बीच में है तो आप बता दे रहे हैं। बच्चे क्या करते हैं, कंपनी लॉ में पूरी ताकत लगा देते हैं, बहुत अच्छे से कर लिया, बहुत अच्छे से। हमेशा याद रखो कंपनी लॉ का पेपर वेरी टफ कैटेगरी का आता है, क्योंकि वो आपका कोर पेपर है। कंपनी लॉ इजी देंगे ही नहीं, क्यों देंगे? आर यू अंडरस्टैंडिंग? अब आपने पूरी ताकत लगा दी कंपनी लॉ में और आपने जेआईजीएल को इग्नोर कर दिया। एग्जाम में क्या हुआ पता है? कंपनी लॉ जिसमें आपने पूरी ताकत लगा दी वो पेपर आया बहुत टफ, आपकी पूरी ताकत लगाने के बाद भी आप नहीं कर पाए। जेआईजीएल में आपने ताकत लगाई नहीं थी, डायरेक्ट क्वेश्चन आ गए, वो आप कर नहीं पाए क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं था। कुछ बच्चों को हमारी ये लाइन समझ नहीं आई, ये क्या हो गया अचानक से। ये आपको रियलाइज होगा अप्रैल मई तक कि मैम क्या बोल गई थी। यू हैव टू पे इक्वल वेटेज टू ऑल द सब्जेक्ट्स। ये नहीं कि कंपनी लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है तो हमने सारी मेहनत कंपनी लॉ में लगा दी। तीसरे पेपर की, ये भी सब्जेक्टिव है, बट वन थिंग मोर, कंपनी लॉ का 80% पेपर केस स्टडी बेस्ड आता है। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस पता है आपको? लीगल एप्टीट्यूड में सुने थे, देखे थे? मतलब डायरेक्टली अगर उनको पूछना होगा कि कंपनी को कैसे फॉर्म करें, तो दे आर नॉट गोइंग टू आस्क यू डायरेक्टली व्हाट आर द स्टेप्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता। वो आपसे कहेंगे मिस्टर राम, he approached you, you are a company secretary and he wanted to start a business, ऐसे करके वो एक फॉर्मेशन बनाएंगे और फिर पूछेंगे भाई हाउ टू फॉर्म अ कंपनी। लेकिन वो केस स्टडी फॉर्म में आपको केस आंसर लिखना होगा
और 80% पेपर कंपनी लॉ का जो आता है वो केस स्टडी बेस्ड ही आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते, एक आधा क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। तो कंपनी लॉ का पेपर टफ है, टफ होगा भी, इसलिए स्टार्टिंग से आपको जो मेहनत करनी है वो भी उसमें ज्यादा करनी है, ठीक है। तीसरे पेपर की बात करें, सेटिंग। अभी आप ध्यान दो तो पहला वाला भी सब्जेक्टिव है, दूसरा भी सब्जेक्टिव है, तीसरा भी सब्जेक्टिव है। सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड क्लोजर ये कंपनी लॉ का ही भाई है, बस उसमें से थोड़ा कुछ पोर्शंस अलग करके निकाले। ओके, बिजनेस एंटिटीज कौन सी होती है? बचपन से पढ़ी है हम, एक बताएंगे फिर आप सारी लाइन से बता दोगे। बिजनेस एंटिटीज, अच्छा ठीक है, हम एक बताते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप। ये देखो, ये आपका हाल आज भी वही है, हमें आंसर की स्टार्टिंग बता दो फिर तो हम 2 पन्ने लिखाएंगे। सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी एंड और ये बहुत है अभी, HUF और LLP। हाँ, ये भी कहीं पढ़ा था। ये सब क्या है? बिजनेस एंटिटीज। इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, इनका क्लोजर कैसे होता है, ये सब्जेक्ट है जो CS बनते ही सबसे पहले आपको पैसे दिलाएगा। वो कैसे? क्योंकि CS बनते ही सबसे पहला काम यही आता है, हमारी पार्टनरशिप फॉर्म बनवा दो, हमारी कंपनी बनवा दो, ठीक है, हमारी LLP खुलवा दो। इसमें सारे स्टेप्स हैं प्रैक्टिकली। LLP कैसे बनता है, पार्टनरशिप कैसे बनता है। आज अगर हम आपसे पूछे पार्टनरशिप कैसे बनता है, आप कहेंगे पार्टनरशिप देयर शुड बी 2 पर्सन, म्यूचुअल एजेंसी, प्रॉफिट शेयर। वो कह रहे बताओ बनता कैसे है। हमें पार्टनरशिप, हम क्लाइंट है, हम आपके पास आए, आप कंपनी सेक्रेटरी हैं, 1 सेकेंड के लिए फील कर लो, बस 1 ही सेकेंड करना अभी, ठीक। हमने आपसे कहा भैया हमें पार्टनर, हम दोनों पार्टनर्स हैं, हमें पार्टनरशिप फर्म खोलनी है, क्या लीगल फॉर्मेलिटीज हैं। आपने कहा अच्छा पार्टनरशिप देयर शुड बी मिनिमम 2 पर्सन, प्रॉफिट शेयरिंग, म्यूचुअल एजेंसी। हमने कहा वो सब तो ठीक है, हमें ये बताओ डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे। नहीं, डॉक्यूमेंट नहीं, यही आंसर याद किया था हमने। अब आप समझ रहे हो प्रैक्टिकली क्या करना है। क्लाइंट को इससे मतलब नहीं है। आपने पूछा, क्लाइंट ने पूछा अच्छा ये बताओ सोल प्रोप्राइटरशिप खोले कि पार्टनरशिप, आपने कॉलमनर डिफरेंस बना के दे दिया, ये सोल प्रोप्राइटर, ये पार्टनरशिप, खुद समझ लो। नो, आपको उसे बताना है कि भाई पार्टनरशिप में ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, पैन कार्ड लगेगा, ये लगेगा, बैंक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, ये पढ़ेंगे। अब कंपनी कैसे फॉर्म होती है, LLP कैसे फॉर्म होती है। LLP क्या होती है? आप कहेंगे LLP लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, इसके आगे पता नहीं। LLP के बारे में यही पता है आपको। So this is actually what is inside this setting up of business entities, and very important इसका एक portion है IBC, Insolvency and Bankruptcy Code। सुना है? बड़े इंटेलिजेंट बच्चे। बगल में इंस्टीट्यूट है, आपको पता है, बगल में कानपुर चैप्टर है। जब ऐसी इंटेलिजेंस वाली बातें किया करो थोड़ा धीमे किया करो, इन्होंने सुन लिया ना तो आपको डिग्री दे देंगे। अरे तुम लोग एग्जाम ना दो, बॉन्ड टैलेंट, ये लो CS की डिग्री, आज से ऑफिस खोल लो। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, क्योंकि जितनी भी कंपनीज बंद होने वाली होती, इंसॉल्वेंट होने वाली होती, उनके ऊपर जो लॉ लगता है। मतलब ये सोचो कंपनी खुलवाते भी आप ही हैं, बंद भी आप ही करवाती। किसी की कंपनी खुल रही है, कौन चाहिए? कंपनी सेक्रेटरी। किसी की कंपनी बंद हो रही है, कौन चाहिए? कंपनी सेक्रेटरी। इसलिए आपको इसके लॉ की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो IBC इज वेरी इंपॉर्टेंट, और IBC में करियर बहुत ज्यादा अच्छा हो गया आजकल, मतलब बहुत मनी मेकिंग है। अब जितनी चीजें आप पढ़ेंगे अब वो सब भूल जाओ, बिजनेस कम्युनिकेशन, स्टैट्स, लीगल एप्टीट्यूड नहीं, लॉजिकल रीजनिंग, इकोनॉमिक्स सबको अच्छी लगती थी कि डर लगता था? अब नहीं है। और डर लगता था तो खुश हो जाओ कि अब नहीं है, अब कुछ भी नहीं है जो आपने पहले पढ़ा है। एंड 4th पेपर ऑब्वियसली ये तो लगता ही एक्साइटमेंट है ना, टैक्सेशन। तो इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। GST, हर जगह आजकल आप यही सुनते हैं GST पढ़ने के बाद जब भी आप रेस्टोरेंट में जाते हैं बिल में देखते जरूर है GST लगा है कि नहीं लगा। ये बड़ी एक्साइटमेंट होती है। फिर 2-3 लोगों को बताते भी, देखो इतना % लगा है, इसमें इतना लगता है। खास तौर से जब आपके BCom के दोस्त साथ में हो या रिलेटिव साथ में हो, GST कितना % लग रहा है आजकल। आपको इसके आगे कुछ नहीं आता, लेकिन आपका वो देखो है कॉन्फिडेंस, GST लग रहा है, हम पढ़ के आए हैं कल। वेरी 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 नॉलेजफुल। इनकम टैक्स, स्लैब रेट्स, हाउ टू कैलकुलेट इनकम टैक्स, हेड्स ऑफ इनकम, कैपिटल गेन, सैलरी, ये सारी चीजें। कोई सैलरीड पर्सन है, उसकी कितनी सैलरी बनती है, कैसे टैक्स निकलता है। जब आप ये चैप्टर सीखेंगे तो आपके खानदान में जितने सैलरीड लोग हैं सबकी पूरी सैलरी निकाल डालेंगे आप।
हमें बताओ, हम निकाल के दिखाते हैं अभी, है ना। इससे इंप्रेशन पड़ता है घर वालों पर। ज्यादा इंप्रेशन मत करना, क्योंकि अगर कहीं रिजल्ट नेगेटिव आया, सैलरी तो बड़ा निकाल लेते थे, जीएसटी तो हर रेस्टोरेंट के बिल में देख नंबर कहाँ है। तो ज्यादा इंप्रेशन एकदम ठीक ठाक करना। सो दीज आर द 4 पेपर्स। फर्स्ट इज सब्जेक्टिव, सेकंड इज सब्जेक्टिव, थर्ड इज सब्जेक्टिव, फोर्थ इज एमसीक्यू। बेस्ट पार्ट नेगेटिव मार्किंग। तो वो अक्को बक्को जय माता दी जो चल रहा था, नेगेटिव मार्किंग। कुछ बच्चों को डर ये लगता है नेगेटिव में नंबर ना आ जाए। ऐसा नहीं होता, खुश हो जाओ, मैक्सिमम 0 आएंगे। ये बात भी 2 मिनट बाद आपको समझ में आई, मैक्सिमम 0। नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव समझ गए, सब गलत कर डाले, -60 नंबर आ गए, -60 का सेट ऑफ हो रहा है बाकी 3 से। ऐसा नहीं होगा, 0 आएंगे, लेकिन आपके 0 थोड़ी आएंगे, है ना। हमने कहा 0 आएंगे, कह रहे हाँ चलो ठीक है, चलो ठीक है, क्या 0 थोड़ी लाने हैं। अच्छा, व्हाट इज द पासिंग क्राइटेरिया? 100 में से कितने? जस्ट 40। बहुत अच्छी चीज है ये, जस्ट 40, सिर्फ 40। तो 40 इज अ वेरी, मतलब 40 तो ऐसे ही आ जाते हैं ना। अब आप सोच रहे अभी क्या बोले, बताएंगे वक्त आने पे पता चले। इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, 100 में से 40 तो ठीक है, लेकिन एग्रीगेट में 50। एग्रीगेट में 50 का मतलब 400 नंबर का हुआ तो कितना लाना जरूरी है? 200। इसमें यहाँ बच्चे गलती पता है क्या करते हैं, पूरे टाइम वो ऊपर वाले से कहते हैं बस 40 आ जाए, बस 40 आ जाए, बस 40 आ जाए। ऐसे मांगते ना भगवान से 40 आ जाए, भगवान 40 ही दे देता है। फेल हो गया बच्चा, क्यों? एग्रीगेट नहीं बताया। ये हम इसलिए बता रहे हैं, आप जब भी आप ऊपर वाले से प्रार्थना करें तो प्लीज टेल ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन। आई नीड 40 इंडिविजुअली एंड 50 इन एग्रीगेट। उन्होंने 40 दे दिया, दिक्कत हो गई, 160 आके फेल हो गए। भगवान कहेंगे 40 ही तो मांग रहे थे, दे दिए 40। पूरी टर्म्स एंड कंडीशन क्लियर बताना, ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मॉड्यूल 2 की बात करते हैं, कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अकाउंट्स है इसमें, वही बचपन वाली, शेयर डिबेंचर, बचपन में पढ़ा था, याद है। यहाँ एडवांटेज क्या है, एमसीक्यू है, तो वो बड़े बड़े क्वेश्चन जो करते थे ना 12th में, वो नहीं करने पड़ेंगे। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज कॉस्ट, ये नया है आपके लिए बट वेरी इंटरेस्टिंग। नेगेटिव मार्किंग इसमें भी है। सिक्योरिटीज लॉ एंड कैपिटल मार्केट, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। स्टॉक मार्केट सुना है, सेंसेक्स, निफ्टी, मैम बस सुना ही है आज तक। एक और लाइन सुनी है, सेंसेक्स इतने पे चढ़ के बंद हो गया, पता नहीं वहां जाके बंद होना होता तो चढ़ता क्यों है। बट इसके अलावा आपको कुछ नहीं पता, सेंसेक्स क्या है, स्टॉक मार्केट क्या है ना, सब पढ़ोगे इसमें, वेरी इंटरेस्टिंग। ये भी बता सकते हो रिश्तेदारों को, स्टॉक मार्केट पढ़ रहे हैं आजकल। अच्छा, म्यूचुअल फंड सुना है? हाँ, म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली। म्यूचुअल फंड के बारे में बस इतना ही आता है, वो भी क्यों? क्योंकि पहले वो बहुत तेज तेज बोलता था, बहुत जल्दी से बोल जाता था। वो कौन समझ गया जो ऐड आता है, अब वो धीमे धीमे बोलता है तो हम लोग सुन लेते हैं। बट व्हाट इज म्यूचुअल फंड, पूरा चैप्टर, पूरा कंटेंट है म्यूचुअल फंड का इसके अंदर। सो वेरी इंटरेस्टिंग। सेंसेक्स क्या है, निफ्टी क्या है, स्टॉक मार्केट क्या है। अगर आप लोग को थोड़ा सा भी इंटरेस्ट हो तो हमको बताना, आपके लिए एक लाइव ट्रेडिंग सेशन भी रखेंगे जिसमें आपको लाइव सिखाया जाएगा। वील कीप मेनी इंटरेस्टिंग सेशंस लाइक दिस, ठीक है, ताकि आपको मजा आए। आपको लाइव सिखाया जाएगा कि कैसे स्टॉक खरीदा जाता है, कैसे बेचा जाता है, ठीक है। फिर आप घर जाके प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन अपना पैसा लगाना, घर वालों का नहीं, ठीक है। कि घर वालों से कहा लो 10,000 उड़ा दिए, वो 10,000 तो गए, जो ये रजिस्ट्रेशन 10,000 सीएस का कराया वो भी गए, क्योंकि अपना रिजल्ट भी नहीं आया, ठीक है। बट म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, सेंसेक्स, निफ्टी, वेरी इंपॉर्टेंट। सब्जेक्टिव पेपर है बट थोड़ा सा ट्रिकी है, बिकॉज स्टॉक मार्केट इज ऑलवेज ट्रिकी। स्टॉक मार्केट पेपर में जितनी चीजें हैं सब नई हैं आपके लिए, सब पहली बार पढ़ोगे। टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक, बिजनेस एंड कमर्शियल लॉ, दिस इज ऑल्सो लॉ। बहुत सारे इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं इसमें। कॉम्पिटिशन एक्ट है, फॉरेन ट्रेड, फॉरेन के बारे में पढ़ेंगे। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज है, बाट सुना है आपने? बाट क्या होता है? अच्छा, सब्जी ली है, उसके बगल वाले में जो रखता है 250 ग्राम, अच्छा वो तो बैग में लाए हैं, नहीं? अच्छा, बाट में नहीं समझे, जब पूरा डिस्क्राइब किया, अच्छा वो तो हम रखे हैं, अभी हमारी स्कूटी में रखे 2-3, सब्जी लेने जाते हैं उसका 250 ग्राम का बाट ले आते हैं, नहीं? अच्छा,
अच्छा, तो जैसे ये जो बांट होते हैं, आप ये तो जरूर चेक करते हो या मेजरिंग, कई बार ऐसे कांटा वाला, धर्म कांटा सुना है आपने? कुछ शॉप्स होती है धर्म कांटा की, एनीवेज छोड़ो, नहीं सुना तो छोड़ो। तो जब आप कुछ भी सामान लेने जाते हैं तो जैसे आप ये देखते हो कि वो 250 ग्राम का बांट रखा है, बगल में उतनी सब्जी रखी है कि नहीं, कभी बांट को चेक किया आपने कि वो 250 ग्राम ही होता है कि नहीं? अच्छा, कुछ आप प्री पैकेज्ड कमोडिटी, प्री पैकेज का मतलब कुछ पैकेट्स लेके, जैसे 1 किलो सॉल्ट लेकर आए, आपने कहा 1 किलो वाला पैकेट दे दो, तौल के देखा उसको कभी? किस पे भरोसा कर रहे हो? दुकान वाले पे। जबकि जब आप खुला सामान लेते हो तो पूरा तराजू पे ही देखते रहते हो, एक भी कम ना हो जरा सा भी हमारा। लेकिन जब आप पैकेट लेकर आते हैं तो आप पूरा पूरा पैकेट ले आते हैं, चाहे 1 किलो का है वो हो जाएगा हमारा, उसको तौल के देखो 1 किलो है कि नहीं। बांट कभी तौल के देखो 250 ग्राम वाला 250 ग्राम है कि नहीं है। किस पे भरोसा कर रहे हैं? यू डोंट नो, जबकि बड़ी नॉर्मल चीज है। अच्छा, आपने देखा है सब्जी वाला सब्जियों में पानी डालता है, क्यों? फ्रेश रखने के लिए, जगाने के लिए, भारी करने के लिए। समझ आया? अब ऐसे आपकी शक्लों से लग रहा है अब आप घर जाके सब्जी वाले को भी घूर के देखेंगे, अच्छा इसलिए बांट भी तोलने लग जाएंगे, पहले बांट तोलो। नो, यू डोंट नीड टू दैट, बिकॉज उसका एक एक्ट है जिसका नाम है लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट। मेट्रोलॉजी का मतलब ये जितने भी आपके बांट होते हैं, ये एक्ट, ये ऐसे ही नहीं मिल जाते। कहाँ मिलते हैं? अच्छा, मान लो मैं 250 ग्राम का बांट लेना, हमने सोचा फीस अब तौल के लेंगे, बढ़िया रहे नहीं? CSET में 250 ग्राम, एग्जीक्यूटिव में आधा किलो, तो बांट लेना कहां से खरीदे? 250 ग्राम का बांट चाहिए, वो ऐसा होता है ना पत्थर का, कहां से खरीदे? कल ले आना हमारे लिए, कहाँ? अमेजोन पे, वो संडे बाजार जो लगती है। कभी सोचो, ये सब चीज सोची नहीं आपने, कहाँ मिलता है? ऐसे नहीं मिलता है, ये मिलता है वही जो हम आपको बता रहे हैं, धर्म कांटा शॉप्स पे। कांटा समझते हो? कांटा इज मेजरिंग स्केल, वो होता है, और ये सब ऑथराइज्ड होते हैं, इनके ऊपर एक एक्ट लगता है, लॉ लगता है, जिसको लीगल मेट्रोलॉजी कहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जो आप सबने सुनी, आपने देखा होगा, हमारी कंट्री में बड़े सारे लोग हैं जो यहाँ पे पैसा कमाते हो फिर भाग जाते हैं, है ना? नाम बताओ, कौन से ऐसे लोग हैं जो यहाँ फ्रॉड करके भाग जाते हैं? शर्माओ नहीं, बता दो। आप सोच रहे याद नहीं आ रहा? अरे बचपन से जानते हैं, हाँ, नीरव मोदी हैं और विजय माल्या हैं, है ना? एक वर्ड आपने सुना होगा, पता नहीं सुना है कि नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग। ये लोग मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं और आपको सिखाया जाएगा मनी लॉन्ड्रिंग कैसे होती है। मतलब हम भी नीरव मोदी, यस, CS बने ना एक्चुअली इस चैप्टर में बच्चों को क्या मजा आता है, एक एक्ट है आपका प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, बच्चों को प्रिवेंशन हटा देते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। इस चैप्टर में सबसे पहले सिखाया मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब समझो। लॉन्ड्री का मतलब क्या होता है? व्हाट इज लॉन्ड्री? कम ऑन, वेरी बेसिक थिंग। हाँ, वही कपड़े धोना, वही वाले। अच्छा, वही वाली लॉन्ड्री, हाँ वही। मनी लॉन्ड्रिंग मतलब पैसों को धोना। पैसे कैसे धुलते हैं? सोचो, कुछ नहीं, मशीन में डालो, घुमाओ, सुखा दो। नहीं, ब्लैक मनी इनटू व्हाइट मनी इज मनी लॉन्ड्रिंग। ब्लैक मनी सुना है? फ्रॉड करते हो कि कहां सुना है ये सब? जैसे हमने पूछा ब्लैक मनी सुना है? हाँ सुना है। मर्डर सुना है? हाँ सुना है। ये सब काम की बातें नहीं सुनी। ब्लैक मनी, हाँ, अरे हमारे रोज का है। ब्लैक मनी इज अनअकाउंटेड मनी, जिसपे आप टैक्स नहीं देते हैं, ठीक है, काला धन। इसको कन्वर्ट किया जाता है व्हाइट मनी में, और ये जो ब्लैक मनी को धो के व्हाइट मनी में कन्वर्ट करते हैं ना, इसको कहा जाता है मनी लॉन्ड्रिंग। तो इस चैप्टर में नाम है इसका प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। पहले सिखाया जाता है 3 स्टेप्स में कि ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट कैसे करते हैं। बच्चों को इसी में मजा आ जाती है, हम सीख गए ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट कैसे करते हैं। सीख भी जाओ, बाहर मत बोलना, हमसे कन्वर्ट करवा लो। हम अभी सीख क्या है, ये मत करना, पुलिस पकड़ लेगी। बट आपको ये सीखना है, बीइंग द प्रोटेक्टर्स ऑफ लॉ, आपको प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग सीखना है कि मनी लॉन्ड्रिंग को कैसे रोका जाए। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट है ये सब है। रेरा सुना है कभी? रेरा छोड़ो, नई बिल्डिंग देखिए, आजकल आपने देखा होगा सब नए फ्लैट्स बन रहे हैं। जितने भी नए फ्लैट्स बनते हैं, अपार्टमेंट्स बनते हैं,
उन सब में एक लाइन ऊपर लिखी होती है रेरा अप्रूव्ड। अगर आपने कभी प्रोजेक्ट देखे हो, रेरा इज रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। ये अथॉरिटी है जो इन प्रोजेक्ट्स को गवर्न करती है। पहले के टाइम पे बिल्डर क्या करते थे, बिल्डर समझ गए ना, जो ये फ्लैट्स वगैरह बनाते हैं, सुना होगा, बड़े कॉमन चीज है। बिल्डर क्या करते थे, लोगों के पैसे ले लेते थे और फ्लैट नहीं बना के देते थे। कुछ लोगों को बड़ा इसमें पैसा फंसा है कि वो पैसा ले लेते थे और अभी तक बिल्डिंग बनी रही है। क्या आपने देखा होगा, बड़े सारे फ्लैट्स होते हैं सील हो जाते हैं, आजकल बड़े हो रहे हैं हमारे शहर में। इसमें लोगों का पैसा फंस जाता है। इसके प्रोटेक्शन के लिए एक अथॉरिटी बनाई गई है, रेरा। आज के टाइम पर जितने भी ये फ्लैट्स या अपार्टमेंट्स या रेरा अप्रूव्ड होना जरूरी है। अगर ये अप्रूव्ड नहीं है तो वो प्रोजेक्ट, वो अपार्टमेंट इनवैलिड माना जाता है। अब आप कोई फ्लैट लेने जा रहे हैं या पिताजी के साथ जा रहे हैं फ्लैट लेने, ठीक है, पिताजी ने कहा कि ये फ्लैट कैसा, अच्छा लगा कि नहीं। अब आप अपनी नॉलेज दिखाएंगे, तो आपने कहा पापा ये रेरा अप्रूव्ड है कि नहीं। पापा खुश, हमारा लड़का आपको आगे कर दिया। वो बिल्डर से बात करने गए और आपने पीछे से बोला ये रेरा अप्रूव्ड है कि नहीं। पापा पीछे, आपको आगे, ये हमारा लड़का सीएस कर रहा है। बड़ी अच्छा लगता है। कब तक, जब तक रिजल्ट ना आए। अब रिजल्ट नहीं आया, पापा कहेंगे रेरा रेरा, बड़ा चिल्ला रहे थे वहां, नंबर नहीं आए। सो यू हैव टू चेक कि वो रेरा अप्रूव्ड है कि नहीं। तो ये जितनी भी चीजें हैं, एसेंशियल कमोडिटी, मेट्रोलॉजी, ये सब हम लोग इस इंटरेस्टिंग से सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। इकोनॉमिक, बिजनेस एंड कमर्शियल लॉ, अगेन फुल 100 मार्क्स एंड फुल थ्योरी, कोई केस स्टडी बेस एक। अच्छा, इसमें आपकी खुशी के लिए आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी है, ठीक है। आई थिंक पार्टनरशिप भी पढ़ा है। पार्टनरशिप पढ़ा है आपने? नहीं पढ़ा है? क्या पढ़ा है फिर? कुछ नहीं, बस ऐसे ही आ गए। ओके, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा है ना, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है इसमें ईबीसीएल में। तो एक चैप्टर इसमें भी कॉमन है जो आपने एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस में पढ़ा है। एंड फोर्थ पेपर इज फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, एफएम एंड एसएम। एसएम इज योर मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज योर मैनेजमेंट। शायद आपने कभी पढ़ा हो फ्यूल भैया, याद आए फ्यूल भैया, प्रिंसिपल दिया करते थे, है ना, हेनरी फ्यूल एंड ऑल। वो मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, बस वही है इसमें। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट 40 मार्क्स एंड एफएम फाइनेंशियल मैनेजमेंट दैट इज ऑफ 60 मार्क्स। वो प्रैक्टिकल है बट वेरी इंटरेस्टिंग। तो देखा जाए अगर मॉड्यूल 2 की बात करते हैं तो कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये प्रैक्टिकल है, बाकी सब थ्योरी है, ठीक है। ओवरऑल अगर आप देखें तो बहुत सारी, जब आप एग्जीक्यूटिव करके निकलेंगे तो आप पूरा नॉलेजेबल पर्सन हो चुके होंगे, आपको हर चीज की नॉलेज होगी। एंड बिलीव मी, प्रोफेशनल के कोर्स के कंटेंट से बेटर कंटेंट एग्जीक्यूटिव का है। प्रोफेशनल में इतना मजा नहीं आएगा जितना एग्जीक्यूटिव में आएगा, क्योंकि जितनी इंटरेस्टिंग चीजें हैं वो सब आपको एग्जीक्यूटिव में ही मिलेंगी। मजा आएगा पढ़ने में? हाँ तो बोलो, आएगा पक्का? अच्छा, मूविंग फर्दर बिकॉज वी हैव वेरी लेस टाइम। इंपॉर्टेंट डेट्स, 30 नवंबर कब है? कुछ बच्चे सोच रहे महीना कौन सा चल रहा है, परसों है भाई। अगर आप बोथ ग्रुप की प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ बच्चे सिंगल ग्रुप सोच के आए थे, शायद ये कंटेंट देख के ट्राई करते हैं बोथ ग्रुप। यू शुड ऑलवेज ट्राई, एटलीस्ट ट्राई जरूर करो, ठीक है। कम से कम अगर आपका देने का डिसीजन हो या ना हो, ये आपका डिसीजन होना चाहिए। और उसका तरीका ये होता है, अभी हम स्ट्रेटजी बताएंगे। व्हाट वी डू इज दैट इनिशियली एक हफ्ते के लिए हम लोग 2 सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे मॉड्यूल 1 के, क्योंकि अभी अगर हमने आपको 8 सब्जेक्ट पढ़ा दिए, आज हमने आपको 8 सब्जेक्ट पढ़ाए, कल आप कोई दूसरा कोर्स ज्वाइन कर लेंगे, कहेंगे रहने दो, हमसे नहीं हो सकता। दैट इज द ट्रूथ। इतना बर्डन नहीं, छोटे बच्चे अभी तो 12th में थे, अभी तो स्कूल ड्रेस भी रखी घर पे, है ना, तो इतनी जल्दी बर्डन नहीं। फॉर 1 वीक वी विल गो फॉर 2 सब्जेक्ट्स। जब 2 सब्जेक्ट आप थोड़ा सा कंफर्टेबल होंगे, JIGL बोलना सीख जाएंगे, ठीक है, फिर हम लोग 2 सब्जेक्ट और इंट्रोड्यूस करेंगे मॉड्यूल 1 के। फॉर 1 मंथ यानी कि दिसंबर तक हम लोग मॉड्यूल 1 चलाएंगे। इसमें सिस्टम ये रहेगा, हर चैप्टर के बाद टेस्ट होगा, ठीक है। टेस्ट आपको देना है, मैंडेटरी है, कंपलसरी है। अगर आप टेस्ट नहीं देंगे तो आपके घर पे फोन पहुंच जाएगा, ठीक है। आपके घर वालों के नंबर है हमारे पास, वो ज्यादा सेफ रखे हुए हैं हमने, ठीक है। टेस्ट देना कंपलसरी। और डर छोड़ो, आपको अपनी प्रैक्टिस के लिए भी टेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि राइटिंग प्रैक्टिस छूट गई है। 0 आए डरना नहीं, यहां 0 आए डरना नहीं, वहां 0 नहीं आना चाहिए। बस इंप्रूवमेंट ये होनी चाहिए कि अगर मेरे पहले टेस्ट में 0 आए तो मेरे अगले टेस्ट में 1 नंबर आना चाहिए, ठीक है। अब आप सोचोगे ऐसे करते करते 40 टेस्ट दे दें, 40 आए
ऑब्वियसली नॉट, जो आपकी प्रॉब्लम्स होंगी, जो भी फैकल्टीज है हमारी, वो आपकी प्रॉब्लम्स देखेंगे, आपको इंडिविजुअली बताएंगे कि भाई ये चीज इंप्रूव करो, तब आप नेक्स्ट टेस्ट में उसको बेटर कर सकेंगे. ओके, सो एक ट्राई जरूर देना. और एंड जनवरी से, आई वाज टेलिंग यू कि दिसंबर में हम लोग फर्स्ट मॉड्यूल चलाएंगे, जनवरी से हम लोग सेकेंड मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे. ठीक है, यानी जनवरी के मंथ में आपके पास 8 सब्जेक्ट्स होंगे. आपको सिंगल देना है कि बोथ देना है, ये डिसीजन आपको लेना होगा 25 मार्च जब एग्जाम फॉर्म भरा जाता है. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, CSEAT में कोई एग्जाम फॉर्म नहीं होता था, एक रजिस्ट्रेशन होता था जो आपने करा लिया. यहां पर 2 चीजें होती हैं. एक होता है रजिस्ट्रेशन, ओके, जो आपने अभी कराना होगा या कराया होगा, आई थिंक 10,000 कुछ का, राइट. और एक होता है एग्जाम फॉर्म. ठीक है, एग्जाम फॉर्म आपको भरना होता है 25 मार्च तक. और ये जो डिसीजन होता है कि हमें सिंगल देना है कि बोथ देना है, ये आपको देना होगा 25 मार्च तक. तो बेटर ऑप्शन ये होता है जनवरी के मंथ में 8 सब्जेक्ट पढ़ो, फिर एनालाइज करो कि आप बोथ दे पा रहे हो कि नहीं. अगर आपको लगे कि नहीं हम 8 में तो बड़ा कंफर्टेबल है, हमें तो बड़ा इजी हो रहा है, हम तो कर लेंगे, गो फॉर बोथ. अगर आपको लग रहा है जनवरी के मंथ में कि नहीं हमसे 8 नहीं हो पा रहे हैं, 4 ही हो गए तो बहुत बड़ी बात है, तो उसको छोड़ दीजिए, गो फॉर सिंगल. जून में पेपर दीजिए, जून में पेपर देके आइए, फिर से सेकेंड ग्रुप की तैयारी शुरू कर दीजिए दिसंबर के लिए. जो आपने जनवरी में सेकेंड ग्रुप थोड़ा सा पढ़ लिया वो वेस्ट हो गया, काम तो आएगा ना, आगे काम आ जाएगा. तो ये डिसीजन खुद लेना, खुद एनालिसिस करके. तो 25 मार्च लेना है. उसके पहले किसी के मुंह से ये ना सुन ले कि सिंगल देना, कि बोथ देना, कि 3 देने, कि सारे देने. ये अभी टॉपिक है ही नहीं है. अभी सिर्फ एक चीज है, हमें नॉलेज लेनी है, हमें नई चीजें पढ़नी है, बस दैट्स इट. ओके, तो एनरोलमेंट की 30 नवंबर, अगर आप एनी हाउ अपने पास ऑप्शन रखना चाहते हैं बोथ का, तो आपको 30 नवंबर तक एग्जाम वो भरना होगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म. अगर 30 नवंबर तक आप कर लेते हैं, देन यू हैव एन ऑप्शन, नॉट कंपल्शन, यू हैव एन ऑप्शन, यू कैन गो फॉर बोथ. ठीक है, अगर 30 नवंबर की डेट निकल जाती है तो आप बोथ दे ही नहीं सकते, तो आपको जून में सिर्फ एक देना होगा. ठीक है, तो सजेस्टेड यही है कि परसों तक करा लीजिए किताबें आप, और ये जो रजिस्ट्रेशन होता है बोथ का ही होगा. ठीक है, किताबें जो आपके पास इंस्टीट्यूट से आएंगी वो बोथ की आएंगी. ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. बस ये 30 नवंबर ध्यान रखिएगा. कुछ बच्चे ने कहा 30 नवंबर भी नहीं कराया, 31 जनवरी भी नहीं करवाया. उन्होंने कहा भी और इंतजार, हम अपने आप को और एनालाइज करना चाहते हैं. हम रजिस्ट्रेशन कराएंगे मई के एंड में, तब इंस्टीट्यूट को बताएंगे कि क्या किया जाए. तो जून नहीं मिलेगा, फिर क्या मिलेगा, दिसंबर. ठीक है, ये हमने आपको डिस्कस कर लिया, बोथ ग्रुप सिंगल ग्रुप. आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. स्टिल अगर आपको अभी भी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, आपको लग रहा है डिस्कस करना है, तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो अलग से. ठीक है, तो इस पे हम ज्यादा नहीं जाएंगे. ये भी मैंने आपको बता दिया कि ये जो डिसीजन होता है ये आपको 25 मार्च तक देना है, जब हमें एग्जाम फॉर्म भरना होगा. एग्जाम फॉर्म इंस्टीट्यूट कभी कोई चीज खाली नहीं लेता, उसके साथ फीस भी लगती है. तो हमने एग्जाम फॉर्म भरना है, अरे अभी भर देंगे, नो. शायद 1200 पर मॉड्यूल होता है, तो 1200 पर मॉड्यूल. उसमें उनका जो भी सेंटर होता है वहां आप जाते हैं, एग्जाम की आंसर शीट्स वगैरह, जो भी एग्जामिनेशन फीस है वो लगती है. तो 25 मार्च के पहले डिस्कशन नहीं होगा. ये भी हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया. 2 सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे, रिमेनिंग 2 सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे थोड़े दिनों बाद, एंड फिर मॉड्यूल 2 ऑल 8 सब्जेक्ट्स. कोर्स कंप्लीशन अगर हम लोग बात करते हैं जून अटेम्प्ट की, तो हमारा 30 अप्रैल कोर्स कंप्लीशन की फिक्स डेट होती है. 30 अप्रैल तक आपका पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा. उसके बाद 1 महीना रहता है मई का. ठीक है, मई के मंथ में आपकी सेल्फ स्टडी होनी है, मॉक सीरीज होनी है. मॉक सीरीज मतलब 100 मार्क्स पेपर, मैराथन जिसमें क्विक रिवीजन कराया जाता है. मॉक सीरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो आपका 3 घंटे का पेपर होता है ना इंस्टीट्यूट में, उसमें रीडिंग टाइम नहीं होता है. आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर, बट शायद बोर्ड्स में रीडिंग टाइम मिलता था. रीडिंग टाइम समझ गए, क्वेश्चन पेपर रीडिंग टाइम. तो यहां पर नहीं मिलता. यहां पे जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर दिया, आपकी घड़ी शुरू हो गई. अब होता क्या, अगर आपको पैटर्न, आप पढ़ते रहे, पूरी बुक पढ़ डाली सब कुछ, लेकिन आपको पैटर्न ऑफ द पेपर ही नहीं पता. अब आप क्या करेंगे, जो आपके हाथ में पेपर आएगा, आपने 15-20 मिनट पेपर पढ़ लिया, वो 20 मिनट निकल गए, 110% पेपर छूटेगा. और एक चीज ध्यान रखना, एग्जीक्यूटिव के एग्जाम्स में अगर आपने 100 नंबर का पेपर अटेम्प्ट किया है, तो पास होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं. जैसे आप बचपन में करते थे, बोर्ड से हमने 60 नंबर का सॉलिड पेपर किया है, ऐसे बोलते थे ना कुछ बच्चे बोर्ड में, 60 नंबर का सॉलिड किया. यहां सॉलिड लिक्विड गैस कुछ नहीं है. कुछ बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल ही अलग होता था, 60 किए उसमें से 55 आ गए.
हमें ऐसा कॉन्फिडेंस कभी नहीं आया। हमने सुना है बच्चों का 60 किया उसमें 55 पता नहीं कैसे आ जाते हैं। डोंट डू दैट, यहाँ ऐसा नहीं चलता। जब 100 नंबर का करोगे शायद 40 आ जाए। डराया हमने कभी है ही नहीं, सिर्फ बताते हैं। तो अगर आप 100 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करोगे तो शायद 40 आ जाए। ओके, सो द थिंग इज दैट कि स्ट्रेटजी आपकी करेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। वो सब टाइम टू टाइम इसके सेशंस होंगे, एग्जाम के पहले एग्जाम टिप्स दी जाएंगी कि कैसे कैसे आपको करना है, पेपर कैसे करना है। तो मॉक सीरीज इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप 3 घंटे एनालिसिस कर सके कौन सा क्वेश्चन कंपलसरी आता है, किसमें चॉइस आती है। चॉइस वाले क्वेश्चन बड़े खतरनाक होते हैं, इसलिए खतरनाक होते हैं आपको दोनों में थोड़ा थोड़ा आता है। कंपलसरी वो तो ठीक है, आंख बंद करके करना है। अब क्वेश्चन में ऑप्शन आया 2 और 2A, इसमें चॉइस होती है। बच्चों के साथ प्रॉब्लम क्या है, थोड़ा इसमें आता है थोड़ा इसमें आता है। अब उसने किया क्या, 2 लिखना शुरू किया, 4 लाइन बाद उसे रियलाइज हुआ उसमें ज्यादा आता था, काटा इसको, 2A करने लग गया। 5 लाइन उसमें लिखी, इसमें तो कुछ आ ही नहीं रहा है, इससे ज्यादा तो वही था, फिर काटा। ये करने में आपने आधा घंटा लगा दिया। जो पेपर खराब लग रहा है प्रेजेंटेशन वो अलग, और जो टाइम वेस्ट हुआ वो अलग। तो इसकी पूरी प्रिपरेशन होगी मॉक सीरीज में, तो वो यहाँ पे आपको आइडिया लग जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दीज 2 थिंग्स। आई डोंट नो आपने इसके बारे में सुना है कि नहीं, प्री एग्जाम एंड ODOP सुना है? आपके एग्जीक्यूटिव एग्जाम के पहले इंस्टीट्यूट ये देखना चाहता है कि आप एग्जाम देने के काबिल हैं कि नहीं। हमको तो पता है हो, इनको नहीं पता, ये डाउट करते, इसलिए इन्होंने कॉन्सेप्ट रखा है प्री एग्जाम। प्री एग्जाम होता क्या है, कंप्यूटर बेस्ड होगा, घर से देना होगा, रिमोट प्रॉक्टर कुछ नहीं, परेशान ना होना, ठीक है। तो ये घर से देना होता है, जैसे वही 4 पेपर उसी फॉर्मेट में, बस ये MCQ होता है। जैसे कंपनी लॉ का पेपर वैसे सब्जेक्टिव है, लेकिन प्री एग्जाम के लिए ऑब्जेक्टिव होगा, नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। तो कुछ नहीं, एनी टाइम एनीवेयर मोड है, आप घर से बैठ के दे सकते हैं। अनलिमिटेड अटेम्प्ट है, जब तक एग्जाम फॉर्म नहीं भरता रोज देते। जो आज आपने पेपर दिया फेल हो गए, अगले दिन फिर खुल जाता है। तो ऐसे आप देते जाएंगे, जब वो पास हो जाएंगे, उसका सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा, तब आपका मेन एग्जाम का एडमिट कार्ड आएगा। तो दिस इज कंपल्सरी टू डू। तो इसमें अभी कुछ नहीं करना, आपने सोचा चलो आज ही से ट्राई करना शुरू करें, नो। जब खेलना ही है तो रोज खेलो, नहीं। अभी दिसंबर पढ़ लो, जनवरी पढ़ लो, 2 महीने हो जाए एटलीस्ट, 2 महीने का कंटेंट हो जाएगा, फिर आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो चारों पेपर करने होंगे, नेगेटिव मार्किंग इसमें होती है, अनलिमिटेड अटेम्प्ट है, लेकिन एग्जाम फॉर्म भरने के पहले, ओके। तो वो भी आपको बता दिया जाएगा। अच्छा, प्री एग्जाम में सिर्फ ये हेल्प मिलेगी आपको कि हम लोग ये गाइड कर सकते हैं कैसे लॉग इन करना है, क्या करना है। एग्जाम आपको खुद देना है। कुछ बच्चे कहते हैं मैम प्री एग्जाम आप निकाल दीजिए, मेन हम कर लेंगे। तो हम कहते हैं सैलरी आधी हमको दे देना, वो कहते नहीं ये नहीं करेंगे। हमसे अगर आपने किसी एग्जाम की हेल्प ली, ठीक है, तो फिर भाई सैलरी का भी होगा फिर, है ना। नो। एंड सेकेंड इज ODOP। ODOP इज 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम। इसमें आपको कुछ नहीं करना, ये इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइज करता है 1 दिन की वर्कशॉप मतलब एक सेमिनार होता है। कुल मिला के आपकी भाषा में बात करें तो कुछ नहीं करना, वहां जाके 5 घंटे बैठना होता है, और जो आ रहा है उसको सुनना होता है, बस मन करे सुनना, बाकी तो आप समझदार हैं, हमारी कौन सी पूरी सुन लेते हैं, है ना। तो द थिंग इज दैट ODOP इज वेरी वेरी सिंपल। ODOP में ये ऑर्गेनाइज करना होता है, बस आपको करना ही होगा, एनरोल कराना होगा। ये ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है। तो ये नोटिफिकेशन डाल देते हैं कि ODOP हो रही है, आपको इनको इन्फॉर्म करना है, अपना नाम लिखवाना है। इसमें भी फीस होती है, ठीक है। तो अब इंस्टीट्यूट है, थोड़ा तो लेगा ही भाई, फिर जिंदगी भर देगा भी। तो ODOP अटेंड करना होगा, सेमिनार होगा, अलग अलग टीचर्स आएंगे, कुछ अलग अलग चीजों के बारे में बताएंगे। 1 दिन का होता है, फुल डे, ठीक है। ये ODOP करना और प्री एग्जाम करना कंपलसरी है बिफोर गिविंग योर जून एग्जाम्स, ओके। इतना जब आप कर लेंगे तब आप डेफिनेटली तैयार हो जाएंगे। एंड वी हैव अ ग्रुप ऑफ फैकल्टी, आई थिंक ये आपने देखा ही होगा, ये लोग आपको पढ़ाएंगे। हमारी बकबक यहीं तक थी, ठीक है। तो आई थिंक अंकित सर से एंड विकी सर से यू ऑल आर अवेयर, ठीक है। अंकित सर इज गोइंग टू टेक कंपनी लॉ एंड SBEC, एंड विकी सर इज गोइंग टू टेक टैक्सेशन, एंड प्रतीक श्रीवास्तव सर ही इज गोइंग टू टेक JIGL। सब एक्सपर्ट फैकल्टीज हैं, सब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। आपको भी कोऑपरेट करना है, करेंगे सब लोग पक्का? हाँ करेंगे, वो पढ़ाएंगे, हम शोर मचाएंगे। कोऑपरेशन बराबर का होना चाहिए, वो जितनी तेज पढ़ाएंगे हम उतनी तेज शोर मचाएंगे। नहीं, हम लोग अब प्रोफेशनल कोर्सेज में हैं, हम लोग का जो तरीका है वो भी प्रोफेशनल होना चाहिए, और आपको देख के ये लगना चाहिए बाहर वालों को कि सच अ पर्सन इज डूइंग सम प्रोफेशनल कोर्स। ऑलवेज फील इन योरसेल्फ कि हम बन गए हैं CS, ठीक है। कुछ बच्चे पहले क्या करते थे, प्रोफेशनल कोर्स के लिए आते थे, हाफ पैंट पहन के आ गए,
अब बाहर के लोग कहते हैं ऐसी कंपनी सेक्रेटरी, हाफ पैंट, वो रुमाल ऐसे, गॉगल्स। दिस इज अ वेरी प्रोफेशनल कोर्स, ठीक है। आपका जो पहनावा होना चाहिए, आपका जो तरीका होना चाहिए, इट शुड बी वेरी प्रोफेशनल। टीचर आया है क्लास में, खड़े हो जाओ, कुछ नहीं, पैर की एक्सरसाइज ही समझो, ठीक है। आजकल क्या होता है, टीचर आए, गुड मॉर्निंग, अपना समझ लो। क्योंकि यहां जो आप करोगे सेम चीज होगी, आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में बैठना है। यू नेवर नो, अंबानी के बगल में आप बैठे हो, अभी आपको लगा रहे कहाँ अंबानी, हम कंपनी सेक्रेटरी बन जाओगे। मान लो रिलायंस में जॉब लग गई तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ बैठोगे, आप ही को तो सब कराना है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में उनके कौन है, अंबानी तो है। जितनी बड़ी कंपनीज हैं, जितने आप, टाटा, देन अदानी ग्रुप, जितने हैं, यहीं जाना है आपको। कंपनी सेक्रेटरी बन के घर पे थोड़ा ना बैठोगे, घर की डाइनिंग टेबल बैठेंगे, नहीं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में बैठोगे, शेयर होल्डर्स के साथ बैठोगे। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में बैठे अंबानी आए, गुड मॉर्निंग। सो यू नीड टू लर्न डिसिप्लिन, ठीक है। और सब कुछ यहीं सीखेंगे हम लोग, ओके। थ्रू आउट दिस जर्नी आई विल ट्राई कि मैं बीच बीच में अपने कुछ सेशंस रखूंगी जिसमें आपका रिवीजन होगा। ओरल टेस्ट खेलेंगे। ओरल टेस्ट से होता क्या है पता है, जो आंसर आपको नहीं आता वो जिंदगी भर के लिए याद हो जाता है। क्योंकि जैसे हमने आपसे पूछा इसका मतलब बताओ, आपको खड़ा कराया, आपको नहीं आता था, आपकी हुई इंसल्ट, बेइज्जती बड़ी जल्दी होती है आपकी। अभी इतनी इज्जत है नहीं, बड़ी बेइज्जती होगी, हमें आता नहीं था ये, वो आंसर आपको जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा। ये हमसे पूछा गया था, हमको नहीं आता था, चांस क्या होता है वही एग्जाम में आ गया, ठीक है। तो ऐसे सेशंस हम लोग रखेंगे। आई विल ट्राई टू कीप सम इंटरेस्टिंग सेशंस, स्टॉक एक्सचेंज वगैरह के भी सेशंस रखेंगे जिसमें थोड़ी मार्केट की नॉलेज आपको पता हो, ठीक है। कंपनी में, कंपनी बहुत सारी चीजें हैं, एमसीए की वेबसाइट है। व्हाट इज एमसीए, राइट। बेयर एक्ट क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। आज तक आपने लॉ पढ़ा है, आज तक आपने सेक्शंस पढ़े, बट यू डोंट नो कि ये ओरिजिनली कहां से आते हैं। सेक्शंस कभी लाइन से मिले, कभी लाइन से सेक्शन मिले, कभी भी आपने पढ़ा हो, कभी 2 आ गया, कभी एकदम से 15 आ जाता है, कभी एकदम से 20 आ जाता है। उन्होंने कभी लाइन से बताया नहीं, आपने कभी पूछा नहीं, आपने कहा हमसे क्या मतलब, है ना। लाइन से कहां होते हैं, आपकी बुक में तो ऐसे ही दिए हुए, लाइन से कहां होते हैं। बेयर एक्ट, बेयर एक्ट इज द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जिसमें सारे सेक्शंस होते हैं लाइन से, ठीक है। अब आप इंटरव्यू में कई बार पता है बस यही पूछ लिया जाता है, बहुत सारे बच्चे पूरा सीएस करके उनको पता ही नहीं बेयर एक्ट क्या होता है। इंटरव्यू में कंपनी ने पूछ लिया, कुछ नहीं कहा उस बच्चे से, बस इतना कहा उस एल्मिरा में कंपनीज एक्ट का बेयर एक्ट निकाल के ले आओ और सेक्शन 30 खोल दो, बस इतना कहा। वो बच्चा गया, पूरी अलमारी ढूंढ ली, उसको बेयर एक्ट नहीं मिला। क्योंकि आपको पता है बेयर एक्ट में कभी लिखा नहीं होता बेयर एक्ट, बेयर एक्ट के हेडिंग में लिखा होगा द कंपनीज एक्ट। अब आप चलो ले भी आए, एक किताब उठा भी लाए, बेयर एक्ट निकल भी आई, ठीक है। अब आपसे कहा गया सेक्शन 30 खोलो, आपने क्या किया, सेक्शन 1, ये पन्ने पलट रहे, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 30। अगर उसने 200 सेक्शन बोल दिया होता तो आप 200 तक पन्ने पलट रहे होते। इससे समझ में आ गया आपने जिंदगी में बेयर एक्ट पहली बार उठाया है, क्योंकि बेयर एक्ट की जो इंडेक्स होती है ना वो सेक्शन वाइज होती है। तरीका क्या था, आपको इंडेक्स खोलना था, सेक्शन 30 पेज 47, पेज 47 खोला। आपने कहा अच्छा सेक्शन 100 खोलना है, 100 ही पन्ने तो पलटने हैं, पलटते जा, पलटते। इससे पता चल रहा है जिंदगी में पहली बार बेयर एक्ट खोला है, और हम हैं कौन, कंपनी सेक्रेटरी। ओके, सो यू हैव टू बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। ये सब छोटी छोटी चीजें, बेयर एक्ट हम आपको दिखाएंगे यहाँ पर कैसा होता है, ठीक है। वैसे लाइव भी दिखा देंगे। मोटी मोटी किताबें देखी है सीएसीएस के ऑफिस में, अगर आप कभी सीएसीएस या लॉयर्स के ऑफिस में गए हो तो आपने देखोगे ऐसी बड़ी बड़ी किताबें होती है, वो बेयर एक्ट होता है, ऐसी मोटी मोटी किताबें, वहां लाइन से होते हैं सेक्शन। और एक छोटा सा होमवर्क हम आपको देंगे कि सेक्शंस आपने पढ़े होंगे, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सब जगह, 2 पढ़ा होगा, 2 पढ़ा है, 1 पढ़ा है, यही होमवर्क है। कभी आपने पढ़ा नहीं और आपने कभी पूछा नहीं, आपको दिख रहा है सेक्शन 2, आपने कभी नहीं पूछा 1 कहां गया इसका, 2 है तो 1 होगा, जरूरी थोड़ी है मैम 2 से शुरू होगा, नहीं भाई 1 होगा। तो यू जस्ट हैव टू आंसर माय दिस क्वेश्चन, करना होमवर्क आराम से, माय सेशन एंड्स हियर। आपको बस इतना पता करना है कि भाई सेक्शन 1 किस चीज का होता है, सब में होता है। सेक्शन 1 किस चीज का होता है जो कभी पढ़ाया नहीं जाता हम लोगों को, 2 से स्टार्ट होता है, 2 में डेफिनेशंस होती हैं, है ना, सबकी डेफिनेशन 2 में तो पढ़ी होगी, सबके में 2 में डेफिनेशंस होती हैं, 1 कहां होता है, ठीक है। सो आई होप योर दिस जर्नी विल बी वेरी वेरी नाइस, ठीक है। तो अगले सेशन में हम लोग कोशिश करेंगे
ओरल टेस्ट के साथ या ऐसा कुछ, एंड देन आई विल बी प्रिपेयरिंग फॉर योर फेलिसिटेशन फॉर एग्जीक्यूटिव। ठीक है, एग्जीक्यूटिव अगर अच्छे से सब लोग पहली बार में पास हो जाते हैं तो फेलिसिटेशन के साथ हम लोग भी बहुत अच्छी सी पार्टी करेंगे। अब काम की बात करी मैम ने, पता नहीं 1 घंटे से क्या कर रही थी, पार्टी। हाँ, ये आई काम की बात, आप पढ़ेंगे। सो ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट ऑल ऑफ यू। एनी क्वेश्चंस टू एनीवन? कुछ पूछना है? अगर आप यहाँ नहीं पूछ पा रहे हो कुछ हो तो टेक माय नंबर, मेरा नंबर ले लीजिएगा ऑफिस से, दैट इज माय पर्सनल नंबर। कभी भी किसी भी तरीके की दिक्कत आपको हो, किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, आप मेरे को मैसेज कर देना। डीमोटिवेट हो गए हैं, पढ़ाई नहीं हो रही, गर्लफ्रेंड चली गई, मिल नहीं रही, नहीं दिक्कत, पर्सनल जिंदगी में बहुत दिक्कतें आ गई हैं, यू कैन ऑलवेज फील फ्री टू डिस्कस विद मी। आई प्रॉमिस हम किसी और को नहीं बताएंगे। ठीक है, फाइन। So thank you so much all of you and all the very best for your executive. Okay? Thank you.